18A में कहता है कि जब आपकी अ, वो जब आपका विटनेस जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है, मतलब एक कमेटी होती है, बोर्ड होता है जो कि देखता है, अपनी ओपिनियन देता है कि जी ये केस ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके 7 दिन के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जैसे एसपी इन्वेस्टिगेशन है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर है, उसने केस ट्रांसफर करना है अपने मतलब एक आईओ से दूसरे आईओ को या एक इन्वेस्टिगेशन टीम से दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम को। लेकिन वो जो जिसको ट्रांसफर किया जाएगा वो सेम रैंक की होनी चाहिए या उससे कम नहीं। तो यहाँ पे ये भी बता सकता है कि जी आपका क्वेश्चन मतलब इन्वेस्टिगेशन कौन ट्रांसफर कर सकता है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन आपका वो जो ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिसको हम डीपीओ भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वो या जो रैंक में वो लगा देता है प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर, जो भी रैंक दे देता है, जिसको भी वो ओहदा दे देता है, वो उसके आर्डर से होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। ये पर्सन आपका केस ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ओपिनियन का बॉन्डिंग ओपिनियन इस पे बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन उस ओपिनियन को वो कंसीडर करेगा। आगे कहता है इफ head of a district officer has decided an application of for transfer of investigation, the regional police officer RPO may within 7 days of filing application, within 7 days of filing of an application, after obtaining opinion of regional standing board for the reason to be recorded in writing, transfer the investigation from इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू अनदर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहाँ पे वही बात है कि जी आपका जो हेड ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा आपकी एप्लीकेशन को, वो आरपीओ की मतलब वो भेजेगा आपका आरपीओ को, आरपीओ ने विद इन 7 डेज उसी ओपिनियन पे फिर डिसाइड करना है कि जी किसको भेजना है। ठीक है। आई आरपीओ आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी, आपका हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ, वो भी आपका फाइनल नहीं होगा। मतलब वो अगर उसकी ओपिनियन बनती है कि जी वाकई ट्रांसफर होनी चाहिए, तो वो फिर वो नहीं ट्रांसफर करेगा, वो भेज देगा अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर। सुपरवाइजरी ऑफिसर वो आरपीओ कोई भी हो सकता है, किसी भी रैंक का भी हो सकता है, जो उनके अकॉर्डिंग सॉरी वो सर, यहाँ पे बनाएंगे। मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि यहाँ पे अगर तो डीपीओ जो है वो ये समझता है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है उसकी ओपिनियन के बाद के ट्रांसफर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए, तो वो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करता है, रिजेक्ट करता है कि एप्लीकेशन ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो फिर आपके पास ये जो है ना, ये आरपीओ वाली रेमेडी होती है रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड की। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वो रिफ्यूज हो जाती है, तो फिर आप रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर डीपीओ ने ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके जो है वो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए हैं, तो फिर तो आपके पास ये रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड की रेमेडी नहीं होती। यहाँ पे सर वो डिसाइडेड की बात की है, रिफ्यूजल की बात नहीं की उन्होंने। दो पड़े ना एक नहीं सर, डिसाइडेड की से मुराद यही है ना कि अगर उसने एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली है, अगर आप उस ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं, तो आपने हायर फोरम पे जाना है ना। मैंने सर ये बहुत सारी एप्लीकेशंस दी हुई हैं ये। हाँ जी। नहीं, ठीक है, सही कह रहे होंगे नासिर साहब, जी आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैं आपकी बात से एग्री करता जी हूँ। यहाँ जो हम जी। पढ़ रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग वो बता रहा है कि जी अगर वो डिसाइड करता है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ओके मतलब केस ट्रांसफर होना चाहिए, डिसाइड दे दी एप्लीकेशन, तो उसके बाद वो नहीं ये आगे सर, ये
वो यही कह रहा है ना कि इफ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैज डिसाइडेड एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ से डिसीजन से मुराद यही है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है तो फिर ही आप अग्रीव फील करते हैं ना उस ऑर्डर से, तो फिर ही आप नेक्स्ट रेमेडी अवेल करेंगे। अगर आपकी जो आप जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, जो सीख कर रहे हैं, वो रिलीफ आपको मिल गई है, तो फिर आपके पास हायर फोरम पे जाने का तो कोई जवाब नहीं है। नहीं, वो रिव्यू के लिए वो भी भेज सकता है आपका आपका ये नहीं जो सर, वो नहीं रिव्यू के लिए भेजते, वो नहीं रिव्यू के लिए भेज सकते। उसने तो अपने, उसके पास ये पावर्स हैं कि वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे। उसने दो ही ऑर्डर करने हैं, या उसने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, जो भी उसने डिसाइड करना है वो कर देगा। अगर उस आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर तो आपका कह लें कि आपकी जो ग्रीवेंस थी आपकी, सॉरी, वो जो आपने सीख की रेमेड, जो भी आप रिलीफ सीख कर रहे हैं वो आपको मिल गई। लेकिन आप अगर उस ऑर्डर से अग्रीड फील करते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, तो फिर आपके पास जो होते हैं ना रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड की रेमेडी होती है, फिर आप ऊपर जाएंगे। डीपीओ नहीं भेजेगा इसको ऊपर। चले, ये हम इसके तो बाद ठीक है, बीस ठीक है, वो ठीक है। वो आगे शायद हम पूरा तो नहीं पढ़ रहे, हम तो मतलब अपने सिलेबस के हद तक पढ़ रहे हैं। पीछे वो उन्होंने शायद कहीं पे बताया हो। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि जी आपका अगर वो डिसाइड कर देता है आपका डीपीओ, तो उसके बाद जी आरपीओ जी जो है वो विद इन 7 डेज वर्किंग डेज वो ओपिनियन के अपनी स्टैंडिंग ओरिजिनल स्टैंडिंग बोर्ड कमेटी की ओपिनियन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, आपका जी बिल्कुल। रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड बनेगा, उस वो अपनी कोई ओपिनियन देगा, उसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग जी जो है आरपीओ वो आगे फिर ट्रांसफर कर देगा। पीछे आगे कहीं पे बताया होगा पुलिस रूल्स में कि जी अगर डिसीजन आपका मतलब अपील आप वगैरह इसमें भी मतलब सर सिंपल इतना ही है ना कि मैं इसमें ये बता देता हूँ कि अगर आपकी वहां से भी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, आरपीओ से भी रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड की ओपिनियन आती है, वहां से भी की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर आपके पास रेमेडी है कि आप जो है वो आईजी को एप्लीकेशन दे सकते हैं, और आईजी जो है वो स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद वो स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड की ओपिनियन लेने के बाद फिर आईजी जो है वो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। ये तीन रेमेडीज हैं। और इसमें नेक्स्ट ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड होता है, ये कम से कम एसपी रैंक का ऑफिसर जो है इसको हेड करता है, और नीचे इसके दो डीएसपीज होते हैं। और उसके बाद जो आरपीओ जो रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड बनता है वो कम से कम जो है वो एसएसपी रैंक का होता है, और उसके साथ दो एसपीज होते हैं, या मेरे यहाँ ये एसपी भी हो सकते हैं, तीनों बाज दफा तीनों एसपीज भी होते हैं ये। और ये जो रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड होता है, सॉरी, ये जो स्टैंडिंग स्टैंडिंग रिव्यू रिव्यू बोर्ड। बोर्ड होता है, इसको डीआईजी हेड करता है, और साथ उसके जो है वो दो एसपीज होते हैं। ठीक है, ठीक यही है, तीन इसकी रेमेडीज हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। आगे वही चीज़ है, सही कह रहे हैं आप कि जी आरपीओ अगर डिसाइड कर देता है तो उसके बाद उस आरपीओ ने आगे डिसाइड कर दिया है, तो फिर वो आप आगे आपका प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर है वो कोई भी हो सकता है, डीआईजी, आईजी, कोई भी, मतलब अकॉर्डिंग टू उनके रूल। प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर सर जो है वो आईजी ही होते हैं, आईजी ही होता है। ठीक है, वो आईजी होता है। वो आईजी मतलब अपने वो डेलीगेट भी कर देता है, पावर्स डेलीगेट कर देता है कि जी आपने जी जी ये बिल्कुल। डीआईजी ने फलां करना है, फलां करना है। उन्होंने मतलब क्लियर लिख दिया कि जी कोई भी मतलब प्रोविजनल ऑफिसर अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स जो भी होगा। ठीक है, जी वो प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर जो है वो विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन वो एक मतलब ओपिनियन लेगा स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड की, और उसके बाद वो केस ट्रांसफर करेगा सेम रैंकिंग का या आगे रैंकिंग का। फोर्थ में बता रहा है कि जी अ केस अंडर द इन्वेस्टिगेशन with the district investigation branch may only be transferred to one to another police officer of district investigation branch, regional district branch, for the purpose a case under the investigation district investigation may only be transferred to another officer of the district। मतलब आपका वो कह रहा है कि जी डिस्ट्रिक्ट की हद तक आप केस ट्रांसफर करवा सकते हैं, मतलब एक थाने से दूसरे थाने भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट की हद तक हो सकता है। रहीम यार खान का केस बावलपुर नहीं सुना जाएगा, लाहौर का केस शेखुपुरा
को नहीं भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट की हद तक आप टेस्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। आगे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल, ये उन्होंने एक हिरारकी बता दी है, वो आपने पढ़ लेना है। आगे जी आपका चैप्टर 13, चैप्टर आपका है, ओ सॉरी, इसको कहते हैं चैप्टर 15। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो समटाइम पिछले एक उन्होंने दी थी कि जी ये वेट एंड मेयर्स का जो ऑफेंसेस हैं वो कौन से पीपीसी के कौन से चैप्टर में बताई गई हैं। ठीक है, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि जी आपका जो प्रॉपर अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनकी वो पुलिस ऑर्डर में कौन से चैप्टर में बताई गई है, तो वो चैप्टर 15 है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस इन रिलेटेड टू अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी जो आपका किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे आपका धमाका हुआ, धमाके में कोई मतलब प्रॉपर्टी पुलिस के हाथे आ जाती है जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं होती, जैसे अप्लाइड फॉर गाड़ीज होती हैं या कोई ऐसी गाड़ी होती हैं जिनकी वो कोई क्लेम नहीं करता, तो उसका क्या तरीकेकार होगा। कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ it shall be the duty of every police officer take charge or make inventory of unclaimed found and property found by or made over to him। मतलब उसको मिलती है या उसको दी जाती है, मतलब उसका कोई नीचे पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन या कोई चोर या कोई भी पर्सन आके उसको हैंड ओवर करता है अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, या पुलिस ऑफिसर को मिलती है या उसको दी जाती है, उसको हैंड ओवर की जाती है, तो क्या करेगा। फर्निश अ कॉपी आर इन्वेंटरी टू दी हेड ऑफ पुलिस ऑफिसर विदाउट डिले एंड सेंड दिस कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन। ठीक है, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो जिस पुलिस ऑफिसर को मिलेगी वो आपका एक उसकी मतलब वो एंट्री करेगा। ठीक है, डेली डायरी में एंट्री करके उस डेली डायरी की एक कॉपी भेज देगा डीपीओ को। ठीक है, हेड ऑफ पुलिस ऑफिसर कोई भी हो सकता है, उसको भेज देगा, और साथ ही एक कॉपी वो भेजेगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को। ठीक है, उसको भी एक कॉपी भेज देगा। आगे कहता है कि जी अनक्लेम प्रॉपर्टी को आगे इसकी डिस्पोजल कैसे होगी, इसकी सुपुर्दगी या इसकी डिस्ट्रक्शन या इसका डिस्पोजल कैसे होगा, ये तरीकेकार बताया गया 135 में। कहता है वेयर द प्रॉपर्टी हैज टेकन चार्ज अंडर 144, मतलब आपका पुलिस को एक प्रॉपर्टी मिल गई, अनक्लेम प्रॉपर्टी मिल गई, तो एक रिपोर्ट। ठीक है, आगे कहता है आपका head of district police officer police shall issue a proclamation within 15 days। ठीक है, 15 डेज, जैसे आप देखते हैं इश्तिहार दिया जाता है, इस तरह आपका वो सेक्शन CNSA में भी एक सेक्शन है। ठीक है, एक इश्तिहार दिया जाता है कि जी आपका कोई भी क्लेमेंट है तो वो आके इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। इस तरह आपका जो 88 CRPC भी है, ठीक है, उसमें भी आपका 88(6) के तहत जो क्लेमेंट होते हैं वो आके अपना जो क्लेमेंट या इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, क्लेमेंट या इंटरेस्टेड पर्सन आके अपना क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और इख्तियार दिया जाएगा कि जी हमें ये प्रॉपर्टी मिली है, कितनी, 15 दिन के अंदर, जब वो चार्ज में ली जाएगी। ठीक है, इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब मैनर से मुराद जो पुलिस के रूल्स हैं, इस एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफाइंग द आर्टिकल विद सच प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग एंड रिक्वायरिंग दैट। ठीक है, मतलब स्पेसिफाई की जाएगी जी ये गाड़ी मिली है, ये कलर है, ये नंबर है, ये मॉडल है, सो एंड सो। ठीक है, कोई भी है जो उसकी स्पेक्स बताई जाएंगी। ठीक है, कंसिस्टिंग एंड रिक्वायरिंग दैट एनी पर्सन हु मे claim thereto shall appear shall appear before him and such other place officer not below the ASP
or DSP, especially authorized in this behalf and establish his claim within 3 months from the date of such proclamation. ठीक है, आपका इश्तिहार दिया गया है, इश्तिहार दिया गया है एक आज 1/1/2021 को। ठीक है, तो जो क्लेमेंट आएगा वो 1/3/2021 तक अपना जो इश्तिहार वो क्लेम करे, मतलब इस्टेब्लिश करेगा अपना क्लेम के, मतलब वो अपने कोई डॉक्यूमेंट्स ले आएगा कि जिसमें वो बताएगा कि जी अगर अप्लाइड गाड़ी है तो वो बताएगा कि जी मैं अपना अथराइज डीलर से मैंने ये खरीदी थी, ये मेरी नाम है, ये मेरे नाम की हुई है, जो भी है, मतलब अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देगा कि जी ये चीज़ मेरी है, जो आपका क्लेमेंट आएगा। आगे कहता है इफ प्रॉपर्टी any other person or any if property या पार्ट thereof, अब प्रॉपर्टी या क्लेम प्रॉपर्टी में उसके पास 50 गाड़ियां मिलती हैं, ठीक है, और पुलिस को, तो वो प्रॉपर्टी मतलब 50 गाड़ियां या पार्ट thereof के उसमें से एक गाड़ी की हद तक क्लेम करना है मिस्टर ए, ठीक है, ए सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके। ठीक है, जैसे आपका कोई चीज़ है, जैसे फ्रूट्स वगैरह है या कोई सब्जी वगैरह है या कोई और भी कोई चीज़ है जो कि जिसको माल मुकदमा कहते हैं, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ मिलती है जो कि स्पीडी या नेचुरल डिके का है। ठीक है, इफ प्रॉपर्टी अपेयर टू बी और if the property appear to be the value less than 1000 rupees और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है, it may forthwith be disposed of in prescribed manner by the under the order of head of police and the net proceed shall be dealt with the manner of 136 and 34। ठीक है, कि मतलब 1000 से कम की प्रॉपर्टी है और स्पीड या नेचुरल डिके किया तो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, मतलब उनको सेल कर दिया जाएगा डीपीओ के आर्डर के अकॉर्डिंग, और उनकी जो सेल प्रोसीड है वो 136 और 27 के तहत उसको डील किया जाएगा। आगे कहता है वेयर एनी पर्सन हु हैज क्लेम द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड बाय प्रोक्लेमेशन अंडर क्लास 1 टू अपेयर एंड अथराइज्ड बाय द हेड ऑफ appear before officer authorized and establish his claim। अगर कोई बंदा आ जाता है और अपना क्लेम इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, such officer shall forward the record of proceeding to the head of district police officer। ठीक है, अब जैसे एक एसएचओ अनारकली लाहौर को अनक्लेम प्रॉपर्टी मिली थी, उसने दे दिया आपका इश्तिहार दिलाया, इश्तिहार दिला के उसके पास आ गया मिस्टर ए, मिस्टर ए ने कहा कि जी ये कार मेरी है, ठीक है, उसने आपके अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो वो यही एसएचओ अनारकली क्या करेगा, यही सारी प्रोसीडिंग जो है उसकी वो रिकॉर्ड के साथ फाइल के साथ वो भेज देगा आपका डीपीओ को। आगे कहता है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट शैल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सेफ्टी कमीशन इन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 3। ठीक है, आगे वो जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन बताएगा कि जी इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उसके अकॉर्डिंग होगा। इससे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बताएगा कि जी ये अगर है ड्रग्स है या आपका वो बारूद वगैरह है या कोई इस तरह का मतलब वेपन्स वगैरह है, तो डेफिनेटली उसकी वो पीछे पड़ा भी है तो उसकी डिस्ट्रक्शन की जाती है 516 516 ए के तहत 517 के तहत उनकी डिस्ट्रक्शन कर दी जाएगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन ने बताना है कि जी क्या इनकी सपोदारी होनी है या नहीं होनी। अगर ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन बता दे, कह दे कि जी डिस्पोज ऑफ कर दें, मतलब इसकी सपोदारी दे दें, तो उसके अकॉर्डिंग ये डीपीओ अपना फैसला कर देगा। आगे कहता है आपका डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन इंटाइटल्ड जो मालिक होता है। कहता है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ऑफिसर बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ टाइटल ऑफ एनी क्लेमेंट टू पोजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लेमेंट टू पोजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रॉपर्टी। देखें, क्लेमेंट टू पोजेशन के वो मालिक है या वो नौकर है या कोई मतलब मालिक है या फिर वो उसका कोई ड्राइवर है वो जो क्लेम पोजेशन क्लेम कर रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन या उसके पास वो अमानतन दी गई थी या कोई
अमानतन दी गई थी, या कोई भी वो उसको प्रॉपर्टी वो एडमिनिस्टर कर रहा था, या उसके पास पोजेशन है या एडमिनिस्टर कर रहा था, ठीक है। एनी पोजीशन स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लास ए ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड सेम टू बी डिलीवर्ड टू हिम, ठीक है। फिर हेड ऑफ मतलब आपका जो डीपीओ है वो आपका वो पर्सन जो टाइटल क्लेम कर रहा है वो इन पोजेशन था या एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको वो प्रॉपर्टी दे देगा। कहता है इन केस वेयर मोर देन वन क्लेमेंट ऑफ सेम प्रॉपर्टी द मैटर शैल बी रेफर टू हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस टू कॉम्पिटेंट कोर्ट। देखें कि डेक्लेरेटरी डिग्री कौन पास कर सकती है, सिर्फ सिविल कोर्ट, ठीक है। राइट्स किसने डिक्लेयर करने हैं, सिविल कोर्ट्स ने। सिविल कोर्ट इज अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू डिक्लेयर द राइट्स, ठीक है। सिविल राइट्स किसने डिक्लेयर करना है, सिविल कोर्ट के। अगर एक से ज्यादा केस हैं तो उसने ये नहीं है कि जी वो खुद डिसाइड कर दे कि जी एक को दे दे, नहीं, उसने कहना जाए आप डेक्लेरेटरी सूट लेके मतलब आप जाएं से उधर से कोर्ट से डिग्री ले आए तो हम दे देंगे। ये आपका 88 7 में भी है, मेरा 7 है मेरा ख्याल है, उसमें भी है कि जी आप जाएं अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो कहा जाता है कि जी आपके पास 1 साल का टाइम है, आप जाएं सिविल कोर्ट से डिग्री लें और आके फिर वो चीज ले लें। ठीक हो गया। आगे जी आपका डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इफ नो क्लेमेंट अपेयर। अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता, इफ नो person establish his claim to such property within specified in the proclamation within specified period, ठीक है। स्पेसिफाइड पीरियड वो पीछे बताया था 30 डेज है। प्रोक्लेमेशन 134 दो के तहत वो देता है, 134 के तहत वो 135 दो के तहत 15 डेज है, 15 दिन, ठीक है। अगर 15 दिन में कोई बंदा नहीं आता, ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन, ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड 15 दिन में वो कोई बंदा नहीं आता, दी प्रॉपर्टी आर सच पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट हैज नॉट ऑलरेडी बीन सोल्ड, मतलब वो पेरिशेबल चीज नहीं थी, 1000 से कम भी नहीं थी, ठीक है, तो वो सेल नहीं हुई अंडर क्लास 2 ऑफ शेल with the approval of appropriate safety commission be disposed of in prescribed manner and proceed shall be deposited in treasury, ठीक है। अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता तो वो प्रॉपर्टी का जो सेल प्रोसीड है वो खजाने में भेज दी जाती है, गवर्नमेंट के खजाने में भेज दी जाती है। ठीक है, ये है आपका आगे 3 सेक्शन है। ये चैप्टर आपका है जी 17, ऑफेंस एंड पुनिशमेंट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर। 115 155 सी का आपने सुना है, वो बहुत ज़्यादा ऑफिसर डिसमिस होते हैं 155 सी के तहत, ठीक है, ये या बाकी भी होंगे। कहता है एनी पुलिस ऑफिसर हु
who make or obtain the release makes for obtaining release from service as police officer. A false statement make करता है या statement which is misleading in material particular. I use false document. ठीक है, यूज फास्ट डॉक्यूमेंट। वो एमसीक्यूज आपका जो दे सकता है ऐसे कि जी आपको बताएगा कि जी आप ये बताएंगे ये मतलब आपको वो कहेगा कि जी आप सिर्फ ये बताएं कि जी फास्ट स्टेटमेंट जो अगर पुलिस ऑफिसर करता है तो उसकी सजा किसके तहत दी जाएगी, तो 155 ए के तहत, A1 के तहत, 1A के तहत। ठीक हो गया। तो फास्ट स्टेटमेंट करे या मिसलीडिंग स्टेटमेंट मिसलीडिंग कोई मटेरियल बताए या फॉल्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करे या गिल्टी ऑफ कोवर्डाइस और बीइंग ऑफिसर ऑफ जूनियर junior rank resign his office or withdraw himself from the duties without permission। without permission अगर वो रिजाइन देते तो ठीक है, या वो अगर वो है मतलब कोई डरता है या कोई आपका अपनी वो ड्यूटी जो है ना और बगैर डर के नहीं करता, मतलब डरता है अपनी मतलब ड्यूटी। जैसे एक उसको कहा जाता है कि जी आप रेड करें तो रेड करने से वो कतराता है, नहीं जाता, ठीक है, डरता है। या फिर वो ऐसा है बीइंग जूनियर ऑफिसर, वो रिजाइन के बगैर वो ड्यूटीज मतलब विड्रा कर लेता है, छोड़ देता है। तो ठीक है, जैसे आपका कांस्टेबल है बगैर बताए ड्यूटी पे नहीं आ रहा है कि जी मैंने जॉब नहीं करनी, तो वो आगे कहता है आई गिल्टी विद विल एनी विलफुल ब्रीच और निग्लेक्ट any provision of law or rule regulating any order which he is bound to observe। ठीक है, उसको कहा गया कि जी आप अरेस्ट करें, अरेस्ट नहीं करता। उसको कहा गया इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। उसको कहा गया कि जी आप ये इस आर्डर की कंप्लायंस करवाएं। ठीक है, हाई कोर्ट क्या कहती है, हाई कोर्ट कहती है कि कल को ये जो अबडक्ट किया है इसको आपने लेके आना है, वरना आपने जॉब नहीं कर सकते, वरना आप देख आपको पता है आपके साथ क्या होगा। तो यही धमकी लगाते हैं कि जी आपने ये आर्डर को कंप्लाई नहीं किया तो आपकी फिर जॉब नहीं होगी, नहीं रहेगी। ठीक है, आगे कहता है आपका या ही इज गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की वायलेशन करता है, मुलजम को छोड़ देता है। ठीक है, मुलजम को छोड़ देता है या मुलजम को भगा देता है या कुछ भी ऐसा करता है। ठीक है, या ही इज फाउंड स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में पाया जाता है, नशे के में धुत होता है। ठीक है, या melancholy या pain or voluntarily cause hurt to himself with intention to render himself unfit for duty, मतलब खुद को फायर मार देते हैं। ठीक है, वो खुद को फायर मार देते हैं या कुछ खुद को मुका देते हैं कि जी हमें रेड पे ना जाना पड़े या हमें ये काम ना करना पड़े, तो ऐसी सूरत में भी वो जो है गिल्टी होगा। या ग्रासली इनसबऑर्डिनेट टू हिज ऑफिसर आई यूज क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट सुपीरियर ऑफिसर, या तो आपका सीनियर का कहा नहीं मानता, उसकी मातहत काम नहीं करता, या फिर अपने सीनियर का वो मतलब सीनियर को आंखें दिखाता है, पिस्टल दिखाता है सीनियर को, पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो या engage himself or participates in demonstration, procession, strikes, resort, or in any way abet from the strike, coercion, physical duress to force authority, concede to concede anything। ठीक है, कि वो कोई एहतजाज में शामिल हो जाता है या कोई जुलूस जा रहा था उसमें शामिल हो जाता है, कि स्ट्राइक और होती है उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, या उनको अबेट करता है स्ट्राइकिंग को, या कोई कोerशन होती है उसको अबेट करता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन की वो 155 आपका एच में आएगा। ये 3 सेक्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, लाजमी इससे
कुछ ना कुछ पूछता है, 155, 56 और 57। ठीक है। चालान कन्विक्शन बी पुनिश्ड फॉर टर्म विच may extend to 3 years। सजा क्या होगी? 3 साल होगी। उनकी सजा क्या होगी? 3 साल होगी। एंड prosecution under this article required a report on writing by officer authorized on this behalf under the rules। ठीक है। या फिर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है अगर आपका सपोज के एसएचओ है, एक आईओ उसको क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करता है। ठीक है। मतलब कांस्टेबल क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करता है एसएचओ पे, तो एसएचओ जो है वो रिपोर्ट करेगा तो उस पर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उस पर इनिशिएट हो सकती है। ठीक है। 3 मिनट हमारी मीटिंग रहती है, तो मैं एक नई मीटिंग स्टार्ट करूँगा, 5-7 मिनट में उसमें लगेंगे। चलें आगे। कहता है आपका पेनल्टी फॉर विकेशियस और सर्च सीजर। ये जो आपका इसको आप रेड उसके साथ भी करेंगे, ये उन्होंने अभी पूछा भी था, जो 26 है, 26 है, जो 26 CNS है। ठीक है। 26 है, उसमें भी विकेशियस एंट्री या आपका ट्रायल पे 3 साल सजा दी जाती है। ठीक है। 3 साल सजा दी जाती है। तो यहाँ पे भी एक है जी, विकेशियस एंट्री या ट्रायल करता है, हाँ 26 ही है। ठीक है। तो कहता है हु और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और रीजनेबल कॉज इंटर और सर्च और इंटर टू इन बिल्डिंग टेंट और विसल। मतलब लॉफुल अथॉरिटी क्या है? उसके पास वारंट नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वारंट के बगैर जाके वो सर्च करता है, तो 155A के तहत आएगा। ठीक है। या उसको पास वारंट तो है लेकिन उसके पास रीजनेबल काज नहीं है, मतलब रीजनेबल बिलीव नहीं है कि जी वाकई मुलजिम इधर ही है, तो फिर जाके करता है, तो वो भी इसमें आएगा। आगे कहता है विकेशियसली और अननेसेसरीली सीज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। कि हाँ, केस प्रॉपर्टी तो वो ले सकता है, जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो ले लेता है। सर्च के दौरान कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले आता है जो केस प्रॉपर्टी नहीं है। मुलजिम के घर गया, मुलजिम के घर से कोई उसकी कोई प्रॉपर्टी ले आता है, टीवी ले आया या कोई और कोई उसकी जो चीज़ पड़ी है वो ले आया, वो सूट प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो तो मतलब उसके खिलाफ तो मुकदमा कुछ है सोने का, और उसके घर से चोरी कोई और चीज़ ले आता है, तो वो क्या है? वो सीज करता है प्रॉपर्टी अननेसेसरीली या अननेसेसरीली या विकेशियसली। ठीक है। डिटेन करता है, सर्च करता है एनी पर्सन, और अरेस्ट करता है, सर्च करता है एनी पर्सन। ठीक है। या इनफ्लिक्ट टॉर्चर और वायलेंस पर्सन, जो टॉर्चर करते हैं। इस पे भी ये बार बार पूछते हैं, अभी भी एक क्वेश्चन आया था कि जी अगर पुलिस वो टॉर्चर करता है तो उसको क्या सजा दी जाती है? टॉर्चर करता है तो उनको क्या सजा दी जाती है? यहाँ पे सिर्फ 5 साल है, 5 साल सजा है। ठीक है। 156 में क्या कहा गया है? 156 में क्या कहा जी? और सर्च करता है। ठीक है। सर्च करता है या फिर कोई प्रॉपर्टी सीज करता है या अरेस्ट एंड डिटेन करता है, या अरेस्ट करके जो है टॉर्चर करता है। ठीक है। तो उस सूरत में इनको 5 साल सजा होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है 157 में, जो डिले करता है, 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचाता, तो उसमें उसको 1 साल सजा होगी। चलें आज की क्लास इतनी है, बाकी 167 आप देख लेना, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आपका ये कंप्लीट हो गया। मेंटेनेंस ऑफ डेयरी, डेयरी को भी वो आपका मेंटेन करेगा पुलिस।